राजा वीर सिंह का राज्य एक समय में बहुत ही खुशहाल और समृद्ध था, क्योंकि वे बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन लंबे समय से बीमार रहने के कारण वो अपने राज्य की खोज खबर नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से उनके राज्य में क्या हो रहा है, प्रजा को क्या परेशानी है, वो इस बात से अनजान थे। महाराज, पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है महाराज। महारानी, तुम्हें सिर्फ मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपनी प्रजा की चिंता कर रहा हूँ। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा और मेरे राज्य का क्या होगा। आप अपनी प्रजा और राज्य की चिंता ना करिए महाराज। मुझे लगता है कि चिंता करने की वजह से आपकी तबीयत और खराब हो रही है। चिंता ना करूं तो क्या करूं महारानी। जब से बीमार हुआ हूं तब से मुझे अपनी प्रजा की कुछ भी खबर नहीं है। राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे इस बात तक की जानकारी नहीं है। अगर आपको अपनी प्रजा की इतनी ही चिंता है, तो आप हमारे बेटे राजकुमार रावेंद्र को इस राज्य का राजा बना दीजिए। वो भी आप ही की तरह ईमानदार और न्यायप्रिय है। वो जरूर हमारे राज्य की देखभाल आप ही की तरह करेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब समय आ गया है कि रावेंद्र इस राज्य को संभाले। मंत्री जी से कहकर कल ही उसके राज्य अभिषेक की तैयारी करवाओ। इस शुभ काम में देरी ना हो। महाराज, मेरी राय में राजकुमार रावेंद्र को राजा ना बनाया जाए। इसी में राज्य की भलाई है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महामंत्री जी? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजकुमार अभी बालक हैं। उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो प्रजा की भलाई के लिए सही निर्णय ले सकें। आप चिंता ना करिए महामंत्री। राजकुमार सभी निर्णय अपनी सूझबूझ से ही लेंगे। जिस प्रकार आप सब अब तक हमारी सहायता करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे बेटे रावेंद्र की भी सहायता करना। आज पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन अब तक राज दरबार में कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर नहीं आया। इसका मतलब हमारे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। हमारी प्रजा को किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं। महाराज के राज्य में प्रजा खुश है और वो एक अच्छे राजा हैं। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं पहले से ठीक हूँ। तुम बताओ, प्रजा तो खुश है ना? जी पिताजी, अभी तक राज दरबार में एक भी व्यक्ति शिकायत लेकर नहीं आया। बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। अगर राज दरबार में एक भी शिकायत नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। तुम राजा की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह सोचो, तभी तुम्हें प्रजा का दुख और उनकी परेशानियों के बारे में पता चलेगा। अब से ऐसा ही करूंगा माँ। अपनी माँ की बात मानकर रावेंद्र भेष बदलकर बाजार में घूमता है, ताकि लोगों की परेशानियों के बारे में जान सके। कपड़े वाला, नए और अच्छे कपड़े ले लो।
दुनिया का सबसे मीठा गुड़ ले लो, सबसे मीठा गुड़। ताजे और खुशबूदार फूल ले लो, ताजे और मीठे फल ले लो। कुर्ते और पैजामे का क्या मोल है भाई? ज्यादा नहीं है भैया, इसका सिर्फ 20 सिक्के मोल है, लेकिन तुम्हें 15 सिक्के में दे दूंगा। तुम अपना घाटा क्यों करोगे भाई? तुम मुझे इस राज्य के नहीं लगते, बाहर के लगते हो, इसीलिए मेहमान समझकर मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारे मन में हमारे राज्य और राजा की अच्छी छवि बने। तुम इस राज्य के सच्चे और अच्छे नागरिक हो, जो तुम राज्य की भलाई के बारे में सोचते हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं तो सिर्फ दाम पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया। कहो भैया, क्या लोगे, चना, दाल या गुड़? भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है। अच्छा ये बात है, तो तुम मेरी दुकान का गुड़ ले जाओ, इससे मीठा और अच्छा गुड़ तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या भाव दिया गुड़? 1 किलो 4 सिक्कों का। भैया ले लो ले लो, ये दुनिया का सबसे मीठा गुड़ है। अगर ये दुनिया का सबसे मीठा गुड़ नहीं निकला तो क्या तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे? हाँ भैया बिल्कुल, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे तुम खरीदो तो पहले, एक बार खरीदोगे तो बार बार आओगे। ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो। चाचा ये गुलाब के फूल ताजे हैं कि नहीं? हाँ बेटा, सारे फूल ताजे हैं। ये गेंदा, वो चमेली और वो गुलाब भी आज ही सारे फूल तोड़कर लाया हूँ। चाचा तुम इतने बूढ़े हो फिर भी काम करते हो। अब तुम्हारी काम करने की नहीं, आराम करने की उम्र है। अरे बेटा क्या बताऊं, वो जो गुड़ वाला देख रहे हो ना, वो मेरा बेटा है, लेकिन उसने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। अब जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो चाचा? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा? मैं अभी उसकी दुकान से ये 1 किलो गुड़ लेकर आया हूँ। उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो अपने माता पिता को घर से निकाल सकता है। वो पूरी दुनिया का सबसे मीठा गुड़ बेच रहा है, तो उसे मुनाफा भी बहुत अच्छा होता होगा। तो फिर वो भला अपने माता पिता को घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? बेटा तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत भोले हो। तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम बाजार में खड़े हो, यहाँ हर कोई अपना सामान बेचने में लगा है। उसे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, फिर चाहे वो झूठ बोलकर ही क्यों ना कमाया जाए। उसने तुम्हें झूठ बोलकर ये गुड़ बेचा है। अच्छा, तो क्या व्यापारी इस तरह की बेईमानी करके भी लोगों को ठगते हैं? मैं अभी उसके पास जाता हूँ और गुड़ वापस करके आता हूँ। बेटा अब तुम उसके पास ना जाओ, नहीं तो वो तुमसे झगड़ा करेगा। लेकिन चाचा ये तो गलत बात है ना, वो भोले भाले लोगों को लूट रहा है। उसकी शिकायत तो राजा से करनी पड़ेगी। गरीबों की कौन सुनता है बेटा? ना जाने कितने लोग शिकायत लेकर राजा के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें राजा से मिलने ही नहीं दिया जाता। तुम चिंता मत करो चाचा, बहुत ही जल्द गरीबों की भी सुनवाई होगी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारी दुकान से छांटकर ताजे और अच्छे 1 किलो आम खरीदे थे, लेकिन तुमने उन्हें चालाकी से बदलकर ये सड़े और बासी आम मुझे दे दिए।
इन्हें वापस करो और मुझे ताजे आम दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी। ये तू क्या बोल रही है? ये मेरी दुकान के आम नहीं हैं। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं खुद तेरी शिकायत राजा से करके तुझे सजा दिलवा दूंगा। यहाँ तो लूट मचा रखी है। भोले भाले लोगों को ये दुकानदार दिन दहाड़े ठग रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। पिताजी, आज मैं अपने राज्य के बाजार में गया था। तुम वहां से क्या लाए? पिताजी, मैं बाजार से बहुत कुछ लाया हूँ, जिसमें राज्य के बेईमान व्यापारियों से परेशान होती प्रजा की जानकारी और ये 1 किलो गुड़ भी शामिल है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे राज्य का कोई भी व्यापारी बेईमानी कैसे कर सकता है? लेकिन अगर ये बात सच है तो उन्हें उनकी बेईमानी का उचित दंड मिलना चाहिए। अगर हमारे राज्य के व्यापारी बेईमानी कर रहे हैं तो फिर राज्य का कोई भी व्यक्ति उनकी शिकायत लेकर राजा के दरबार क्यों नहीं आया? माँ, मुझे ये भी पता चला है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों को हम तक पहुँचने से रोक रहा है। अगर ये बात सच है तो फिर हमारे पूरे राज्य में बहुत सारे बेईमान होंगे जो भोली भाली प्रजा को लूट रहे होंगे और उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, लेकिन हमें ये काम बहुत सावधानी और होशियारी से करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति उन बेईमानों को संरक्षण दे रहा है, अगर उसे पता चला कि हम बेईमानों को पकड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो बेईमानों को सतर्क कर देगा और हम किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे होगा? मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो सभी बेईमान व्यापारी पकड़े जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कौन सी तरकीब बेटा? मैं राज्य के सभी बड़े व्यापारियों, अपने सभी मंत्रियों और सेनापति की परीक्षा लूंगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब से मैं इस राज्य का राजा बना हूं, तब से अब तक मेरे पास राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर नहीं आया। इसका मतलब है कि राज्य के सभी व्यापारी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सभी मंत्री प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सूबेदार कानून व्यवस्था अच्छे से संभाल रहे हैं। इसीलिए मैं सभी को इनाम देना चाहता हूं। आपकी क्या राय है महामंत्री विनय जी? महाराज, बहुत अच्छा विचार है। तो फिर आप ही बताइए, इस राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? वो तो मैं ही हूँ महाराज। नहीं महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से कानून व्यवस्था संभाली है। आप भी तो कुछ बोलिए मंत्री गोपाल जी। आपका विचार बिल्कुल सही है महाराज, लेकिन सब यही कहेंगे कि वही सबसे बड़ा ईमानदार है। इसीलिए मेरी राय में सबकी ईमानदारी की परीक्षा होनी चाहिए। सभी शांत हो जाओ। मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। इस सभा में मौजूद सभी मंत्रियों, सूबेदार और राज्य के सभी व्यापारियों की ईमानदारी परखने के लिए एक प्रतियोगिता रखूंगा। जो व्यापारी वो प्रतियोगिता जीतेगा, वही इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा, जिसे इनाम के तौर पर मैं उसे इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दूंगा। कैसी प्रतियोगिता महाराज? आप पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि एक प्रतियोगिता के लिए राज्य के सभी व्यापारी महल में इकट्ठे हो जाएं। मैं प्रतियोगिता के बारे में प्रतियोगिता के दिन बताऊंगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये विशेष गुलाब के पौधे हैं, जिनके फूल ईमानदार व्यक्ति के पास
सफेद रंग के खिलते हैं। आप सभी इन्हें अपने घर ले जाइए और 1 हफ्ते तक इनकी देखभाल कीजिए। 1 हफ्ते बाद फिर से यहीं मुलाकात होगी। अगला तो नहीं गए हो? दिन रात इसी पौधे के सामने बैठे रहते हो। इसे देखने से क्या होगा? ये पौधा हमारी किस्मत की चाबी है। बस इसमें सफेद गुलाब खिल जाए, फिर मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। ठीक है, तुम ऐसे ही पागल बने रहो। मैं तो चली अपना काम करने। बेटा दास, देखना, तेरी ईमानदारी का सफेद फूल जरूर खिलेगा। माँ, मैं तो बस इसकी सेवा कर रहा हूँ। फूल खिले या ना खिले, ये तो इस पौधे पर निर्भर करता है। हाँ बेटा, बस ईमानदारी से इसकी सेवा कर, तुझे अच्छा ही फल मिलेगा। राजा ने जिन जिन को भी गुलाब के पौधे दिए थे, वो सभी उनमें सफेद गुलाब खिलने की उम्मीद में उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। लेकिन एक भी पौधे पर सफेद गुलाब नहीं खिलता। सभी पौधों पर सफेद गुलाब आते हैं। माँ, सुनो ना। हाँ बेटा, बोल, सब ठीक तो है ना? माँ, लगता है इस पौधे पर लाल कली खिली है। तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस राज्य में तुझसे भी ज्यादा ईमानदार लोग हैं, जो इस राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अरे ये क्या? इस पर तो लाल गुलाब खिला है। इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। एक काम करता हूँ, पौधा बदल देता हूँ। 1 हफ्ते पूरे होने के बाद वो सभी अपने अपने गुलाब के पौधे लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। जिन जिन के पौधों में लाल गुलाब खिले हैं वो अलग खड़े हो जाएं, और जिन जिन के पौधों में सफेद गुलाब खिले हैं वो अलग खड़े हो जाएं। देखो मंत्री जी, मेरा गुलाब सफेद है। अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे पौधे पर 2-2 सफेद गुलाब लगे हैं। मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। ये मेरा सफेद गुलाब देखो, तुम दोनों के गुलाब से कितना सफेद और बड़ा है। मैं तुमसे ज्यादा ईमानदार हूँ, इसीलिए महाराज मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तुम सब एक तरफ हो जाओ, मुझे महाराज को अपना पौधा दिखाने दो। दास और गोपाल, तुम दोनों अपने पौधे लेकर हमारे साथ आओ और आप सभी राज्यसभा में जाइए। मैं कुछ देर से आता हूँ। पिताजी, मैंने अपने राज्य के 2 सबसे ईमानदार लोग ढूंढे हैं। पहले हैं हमारे मंत्री गोपाल जी और दूसरे कपड़ों के व्यापारी दास जी। रावेंद्र प्रतियोगिता की सारी बात बताता है। पिताजी, मैंने सब लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए सभी को लाल गुलाब के पौधे दिए थे, लेकिन जो बेईमान थे उन्होंने लाल गुलाब के पौधे को सफेद गुलाब के पौधे से बदल दिया। लेकिन सिर्फ यही 2 हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और पौधे नहीं बदले। इसका मतलब है कि महामंत्री विनय और सूबेदार मोहन भी बेईमान हैं। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई। कौन सी बात माँ? ये बात कि बेईमान महामंत्री और बेईमान सूबेदार के कारण ही हमारे राज्य में व्यापारियों में बेईमानी बढ़ी है। मैं भी ये समझ गया कि उन्हीं दोनों के कारण ही राज्य की जनता हम तक किसी तरह की शिकायत लेकर नहीं पहुंच पाती थी। मैं भी समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना है। क्या करोगे बेटा? मेरे साथ सभा में चलिए
और स्वयं देखिए। शायद आप सभी ये नहीं जानते कि मैं एक दिन भेष बदलकर अपने राज्य के बाजार गया था और वहां मैंने देखा कि हमारे राज्य के व्यापारी कितने बेईमान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे राज्य के महामंत्री और सूबेदार भी बेईमान हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं बहुत ईमानदार हूँ। इसका प्रमाण ये सफेद गुलाब है। महामंत्री, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। ये सफेद गुलाब आपकी ईमानदारी का प्रमाण नहीं, बल्कि आपकी बेईमानी का सबूत है, क्योंकि मैंने उस दिन आप सभी को लाल गुलाब के पौधे दिए थे। आपके हाथ में सफेद गुलाब के पौधे इस बात का सबूत हैं कि आपने खुद को ईमानदार साबित करने के लिए उन्हें बदल दिया, लेकिन दास जी और गोपाल जी ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब वो ईमानदार हैं और इस राज्य की भलाई चाहते हैं। इसीलिए मैं दास जी को इस राज्य का सूबेदार बनाता हूँ और गोपाल जी आज से हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और हमारा क्या होगा महाराज? आप सभी को आपकी बेईमानी के लिए जीवन भर कैद में रहना होगा। तो इस तरह रावेंद्र की समझदारी से सभी बेईमानों को सजा मिली और दास और गोपाल को उनकी ईमानदारी का इनाम भी मिला। उन दोनों के साथ मिलकर रावेंद्र ने भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए सभी जरूरी काम किए। उस दिन के बाद से कभी किसी व्यापारी ने भी अपनी